Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video I will start chapter 4 from physical education book class 12 की जो शारीरिक शिक्षा की बुक है स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो रहने वाली है। चैप्टर 4 हमारा जिसका टाइटल है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इस चैप्टर के आज हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे एंड बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन रहने वाली है। बहुत अच्छे से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले के जो 3 चैप्टर है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी पिन है। आप लिंक पे क्लिक करके वो बाकी के तीनों चैप्टर भी देख सकते हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन भी चैनल पर अपलोड हुई हुई है। 1 शॉर्ट वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है और कोशिश रहेगी कि ये 4 चैप्टर भी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और जो इम्पॉर्टेंट MCQs एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यू कैन वॉच इफ़ यू वांट। देन लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4, जिसमें हमें 4.1 में पढ़ना है अक्षमता, दिव्यांग। अक्षमता कहते हैं दिव्यांगता को और विकार की अवधारणा। ये 4.1 में है। 4.2 में है अक्षमता के प्रकार। अक्षमता की पढ़ना है, अक्षमता के बारे में जानना है, क्या होती है अक्षमता, इस विकार क्या होते हैं, अक्षमता के कितने प्रकार होते हैं, अक्षमता का कारण क्या है, अक्षमता के प्रकारों के बारे में, कितने तरह की अक्षमता होती है, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। 4.3 में है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, यानी जो फिजिकल एजुकेशन है उसके क्या क्या लक्ष्य होते हैं, क्या एम है, क्या गोल है, क्या मोटिव है, उसका उद्देश्य क्या है पढ़ने का। 4.4 जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमें पढ़ना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। विशेष आवश्यकता मतलब स्पेशल केयर वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, हैंडीकेप जो होते हैं, वो उन चिल्ड्रंस के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। विभिन्न व्यवसायिकों को योगदान, यानी कि अलग अलग व्यवसाय उनको योगदान देते हैं, जैसे परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिर होगा शारीरिक शिक्षक और फिर वक्र चिकित्सक और फिर विशेष शिक्षक। ये सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 4.1 में हमें पढ़ना है अक्षमता, दिव्यांगता। अक्षमता को हम सबसे पहले जाने, अक्षमता को हम दिव्यांगता भी कहते हैं। अक्षमता को दिव्यांगता भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं दिव्यांग जो हैंडीकैप होते हैं उनको दिव्यांग बोला जाता है, जिनके जैसे हाथ नहीं होते, किसी का एक, किसी का पैर नहीं होता एक, या किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बर्थ से ही उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हम दिव्यांग कहते हैं। और दिव्यांग से अच्छा वर्ड जो उनके लिए यूज़ किया जाता है वो है अक्षमता, यानी उनके लिए एक ऐसा वर्ड स्टार्ट किया। अक्षमता एक ऐसा वर्ड है जो उनको बुरा भी फील नहीं कराएगा और उनके लिए नेगेटिव भी नहीं है, तो इसलिए उनको दिव्यांग बोला जाता है या फिर अक्षमता कहा जाता है। वह विकार की अवधारणा, विकार क्या होता है, तो हमें अक्षमता भी पढ़ना है और विकार भी पढ़ना है, और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी समझना है। अक्षमता की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है किसका, डिसेबिलिटी का। डिसेबल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके बारे में, ये क्या कॉन्सेप्ट है डिसेबिलिटी का, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अक्षमता जो होती है उसका अर्थात क्षमता की कमी। अक्षमता का क्या मतलब होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो एक्चुअल मीनिंग है इस वर्ड का जो डिसेबल हो, जिसमें एबिलिटी ना हो, कुछ करने की एबिलिटी होती है वो ना हो, तो उसमें डिस लगा देते हैं, डिसेबिलिटी इंग्लिश में। अगर हिंदी में बात करें तो क्षमता मतलब वो इंसान में क्षमता है कुछ करने की, वो व्यक्ति इतनी क्षमता रखता है, एबिलिटी रखता है कि वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर लगा दिया, अक्षमता लगा दिया, तो इसका मतलब नहीं कर सकता, क्षमता की कमी है उसमें। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका लिटरल अक्षमता का मीनिंग क्या है, जिसमें क्षमता की कमी हो, कोई काम करने की कमी रखता हो, उसको असक्षम बोला जाता है। अक्षमता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और विकासात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी या इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या से है। अब ये सारी जो है वो समस्याओं के नाम बताए हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहले अक्षमता का मतलब होता है किसी भी ऐसे इंसान की जिसमें ये सारी कमी हो, जिसमें ये सब समस्या हो। अब कोई सी भी समस्या हो सकती है, इनमें से अगर एक भी है तो वो व्यक्ति अक्षमता वाला, असक्षम कहलाएगा, जिसमें अक्षमता है।
उसमें शारीरिक तौर पे कमी हो सकती है। शारीरिक मतलब शरीर की, जैसे कोई भी शरीर का पार्ट नहीं है, बॉडी पार्ट्स नहीं है, उसके बॉडी पार्ट्स में कोई कमी है या है ही नहीं, ऐसे शारीरिक। मानसिक यानी उसके ब्रेन में कमी हो सकती है, वो ब्रेन से उसको समझ नहीं आता कोई कॉन्सेप्ट, या उसके ब्रेन में कोई कमी है तो कहते उसमें जो भी मानसिक तौर पे होगा वो उसमें मानसिक आएगा। बौद्धिक और मानसिक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है। मानसिक मतलब दिमाग से रिलेटेड, बौद्धिक मतलब जो इंसान की बुद्धि होती है उससे रिलेटेड है। विकासात्मक यानी कि विकास से रिलेटेड, हमारे ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, हमारी ग्रोथ होती है। जब बच्चा होता है छोटा सा, वो फिर धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, एक अडल्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे में विकास होता है। तो किसी बच्चे में विकासात्मक कमी होती है कि उसका विकास नहीं हो पाता, वो छोटे की छोटी हाइट रह जाती है, या और भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। संज्ञानात्मक होती है एक, और एक संवेदी होती है। संवेदी का मतलब है, संवेदी कहते हैं हम जिसके ऑर्गन्स में कोई कमी हो, आँख, नाक, कान, हाथ, या फिर जो स्किन है उसमें कोई कमी हो। जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जिसमें आइज़ आ जाती हैं, ईयर्स आ जाते हैं, सुनने में प्रॉब्लम, आइज़ यानी देखने में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, नोज़ यानी किसी को सूंघने में प्रॉब्लम हो सकती है, टंग भी ऑर्गन में आता है, किसी की टंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन भी ऑर्गन में आता है, किसी के स्किन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन डैमेज वगैरह कोई भी प्रॉब्लम जो भी इनमें से आती हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो असक्षम व्यक्ति कहलाता है, डिसेबल कहलाता है। इट मीन्स कि उसके अंदर डिसेबिलिटी है, अक्षमता है। तो ये इस प्रकार की समस्या से है जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को बाधित करती है। व्यक्ति की क्या परेशानी आती है इन सब चीज़ें होने से, या इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर व्यक्ति के अंदर है तो उनमें से क्या है, व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता, कार्य क्षमता में बाधित मतलब एक बाधा बनता है, एक रुकावट बनता है कार्य करने में। अक्षमता जो है वो जन्मजात भी हो सकती है, यानी जैसे न्यू बॉर्न बेबी कोई बर्थ लेता है तो उसमें भी हो सकती है, जन्म के समय भी अक्षमता आ सकती है कि वो स्टार्टिंग से ही ऐसा है कोई बच्चा, या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है अक्षमता। कोई व्यक्ति जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके अचानक से गाड़ी टकरा गई तो उसके हाथ में, पैर में या किसी ऑर्गन में कमी आ गई, तो इस तरीके से भी हो सकता है। या तो फिर बॉर्न के साथ जन्मजात होगा, या फिर किसी दुर्घटना इंसिडेंट के साथ भी हो सकता है। अक्षमता किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकती है, यानी कि जीवन काल में भी किसी भी व्यक्ति के कभी भी हो सकती है अक्षमता। ऐसा नहीं है कि बर्थ लिया हुआ बच्चा सिर्फ उसी को होगी और पूरी ज़िंदगी कभी किसी को कोई अक्षमता नहीं हो सकती। तो अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई बड़ा हादसा हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो फिर वो व्यक्ति पूरे जीवन काल में हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हम सब परिचित हैं, हम सब जानते हैं क्या है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अक्षमता की परिभाषा दी है WHO ने। तो WHO ने क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं वो, अक्षमता वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो WHO कहते हैं कि जो अक्षमता है, असक्षम व्यक्ति है, वो एक ऐसी चीज़ होती है जिस व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, काम करने की क्षमता नहीं रहती, वो व्यक्ति नॉर्मल बंदे की तरह, कोई नॉर्मल पर्सन की तरह काम नहीं कर पाता। ये कहना है WHO के अकॉर्डिंग। अब हम जानते हैं विकार का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। विकार की अवधारणा क्या है, विकार किसे कहते हैं। अक्षमता तो हमने समझ लिया, अब विकार के बारे में समझना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे किसी में अक्षमता के बारे में पूछे कि अक्षमता से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि आप विकार से क्या समझते हैं, या फिर एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दोनों ही पूछ लें कि आप डिफरेंस बताएं दोनों में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, विकार में और अक्षमता में क्या अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। विकार क्या होता है, विकार को आमतौर पर मानसिक विकार से जोड़ दिया जाता है। विकार को ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम लोग विकार समझते हैं कि अक्षमता है वो फिजिकल है, हमारी बॉडी के कोई पार्ट्स में कमी है तो अक्षमता है, और विकार है तो वो दिमाग की कोई कमी है तो विकार हो गया। बॉडी फिजिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो अक्षमता, लेकिन अगर कोई भी माइंड से रिलेटेड, किसी में दिमाग नहीं है, किसी में दिमाग की कमी हो गई, किसी में दिमाग कम है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को विकार कह दिया जाता है। विकार व्यक्ति के प्रदर्शन व दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित करता है। अब विकार भी क्या करता है, अक्षमता की तरह विकार भी
व्यक्ति को नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह काम करने से बाधित करता है। अगर किसी के माइंड में प्रॉब्लम होगी तो वो नॉर्मल किसी भी व्यक्ति की तरह नहीं सोच पाएगा, ना ही उसकी तरह पढ़ सकता है, ना ही उसकी तरह कुछ थिंक कर सकता है। तो दैनिक दिनचर्या यानी रोज़ाना जो डेली लाइफ के काम होते हैं उसमें कमी आ जाती है, उसमें उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी विकार शुरुआत से साधारण समस्या जैसा प्रतीत होता दिखाई देता है। जब किसी भी व्यक्ति को विकार होता है तो वह स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देता है, मतलब ऐसा दिखता है तो नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, इसको कोई इतना इश्यू नहीं है बड़ा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इसका परिणाम घातक हो जाता है और डे बाय डे ये इंक्रीज़ होता रहता है, बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में तो कम लगता है तो हम इतने सीरियस नहीं होते, लेकिन बाद में ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। विकार का कोई समय नहीं होता, इसका विकार का क्या है, कोई समय नहीं है, कभी भी किसी को भी कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है। ये व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है। तो इसका मतलब है कि विकार का कोई ऐसा नहीं है कि ये बर्थ के समय होगा या कोई इंसिडेंट से होगा, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। यदि विकार का सही समय पर पता नहीं चलता, अगर विकार है किसी को और किसी बंदे को विकार हो रहा है, किसी व्यक्ति को उसको ऐसे डिसऑर्डर है कोई भी और उसको पता नहीं चल पा रहा कि उसको डिसऑर्डर है, उसको पता ही नहीं चलता, तो वो आगे चलकर अक्षमता में बदल जाता है। तो अगर वो इस पर ध्यान नहीं देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे डिसऑर्डर हो रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो एक डिसेबिलिटी बन जाएगी, उसकी अक्षमता बन जाएगी। तो अक्षमता जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है डिसऑर्डर से। हमें डिसऑर्डर अगर पता लग गया है तो हमें जल्द से जल्द उसको सही करवाना चाहिए, क्योंकि अक्षमता जो है उसको ठीक करवाने में बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो हमें डिसऑर्डर को ठीक करवाना चाहिए। इसमें यही लिखा है कि विकार का अगर किसी को पता नहीं चला तो वो बाद में अक्षमता बन जाता है। अब हम जानते हैं अक्षमता के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी के। तो इसके मेनली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला अक्षमता का जो प्रकार है वो है शारीरिक अक्षमता, जो फिजिकल है। दूसरा है बौद्धिक अक्षमता, जो कि हमारे माइंड से, बुद्धि से रिलेटेड है। शारीरिक कौन सा होता है और बौद्धिक कौन सा होता है, इसमें डिफरेंस समझते हैं। शारीरिक जो कि फिजिकली बॉडी पे होता है, बौद्धिक जो दिमाग में होता है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक शारीरिक अक्षमता एक ऐसी प्रकार की विकलांगता है जिसमें व्यक्ति सामान्य तौर पर शारीरिक कार्यों को नहीं कर पाता, जिसमें व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह, नॉर्मल इंसान की तरह अपने फिजिकल कोई भी वर्क नहीं कर पाता। फिजिकल वर्क का मतलब है कि हाथ पैरों से कुछ काम करना, चलना, घूमना फिरना, तो फिजिकली कोई काम करना वो नॉर्मल इंसान की तरह वो नहीं कर पाएगा। बौद्धिक अक्षमता है एक प्रकार की ऐसी विकलांगता जिसमें व्यक्ति सामान्य तौर पर शारीरिक क्रियाओं को नहीं कर सकता। अब दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। इसमें भी नॉर्मल इंसान की तरह कोई काम नहीं कर सकता और ना ही इसमें कोई नॉर्मल इंसान की तरह काम कर सकता है। तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि दोनों ही अक्षमता ऐसी है जो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकती है और हमें दोनों से ही बच के रहना चाहिए और दोनों के बारे में ये समझना चाहिए कि दोनों ही घातक है। इट मीन्स कि नॉर्मल इंसान वो नहीं रहता, अगर किसी में अक्षमता हो जाती है वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अक्षमताओं के कारण। अक्षमताओं के क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस होते हैं, किस किस रीज़न की वजह से किसी भी व्यक्ति को अक्षमता आ सकती है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब है किसी को रोग लग गया, किसी को कोई बीमारी लग गई तो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। और संक्रामक रोग का मतलब होता है कि किसी संक्रमण से लग गई, यानी कि अगर किसी को किसी के फैमिली में है तो उसको रोग लग गया, उससे अटैच हो गया वो, तो उससे रोग आ सकता है। किसी दूसरे पर्सन में मतलब वो दूसरे पर्सन में भी आ सकता है अगर किसी को है। वंशानुगत मतलब अगर किसी के वंश में, किसी के फैमिली मेम्बर्स में या किसी के हम कह सकते हैं रिलेशन में है किसी भी दूसरे व्यक्ति को, तो उसको भी वो हो सकता है अगर वो उससे ज़्यादा ही क्लोज रहता है। थर्ड है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं यानी हमारे जो माइंड से रिलेटेड हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें टेंशन ज़्यादा हो रही है या कोई हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से भी आ सकता है और हमारी स्वास्थ्य जो हमारी हेल्थ है वो ख़राब होते जा रही है, दिन ब दिन हम कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं, तो इस वजह से भी ये अक्षमता हो सकती है। गलत टीकाकरण, यहाँ टीकाकरण होगा, टा होगा यहाँ पर,
तो गलत टीकाकरण होना, टीकाकरण का मतलब होता है कि गलत किसी को इंजेक्शन लग जाना या गलत दवा का इस्तेमाल करने लेना, गलत मेडिसिन ले लेना, तो इस वजह से भी अक्षमता आ सकती है। कुपोषण के कारण भी अक्षमता आ सकती है। कुपोषण का मतलब है माल न्यूट्रिशन जो होता है, जिसमें बच्चे को खाना सही नहीं मिलता, उसमें उसको प्रोटीन नहीं मिलते, उसमें उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलते। इट मीन्स जो कुपोषित बच्चा होता है, जिसको खाने में अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, उसकी वजह से भी अक्षमता आ सकती है। युद्ध के कारण किसी से लड़ाई कर ली तो उससे भी अक्षमता आ सकती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में रुकावट की वजह से भी आ सकती है, अगर हमारे इंटरनल बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं। और बीमारी के कारण भी हो सकती है, जहर लेने की वजह से भी हो सकती है। सारे इसके रीज़न्स हैं कि क्या क्या अक्षमता के क्यों होती है। जहर कोई लेगा तो अक्षमता आ सकती है, बीमारी है किसी को तो धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ जाएगी तो अक्षमता आ सकती है, किसी से कोई लड़ाई कर रहा है उसमें आ सकती है, इंसिडेंट हो रहा है उसमें भी अक्षमता हो सकती है। नेक्स्ट है नाभिकीय दुर्घटना, इसकी वजह से भी अक्षमता आ सकती है। और नशीले पदार्थों का तथा हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल, अगर कोई नशीले डेंजरस जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, सिगरेट होती हैं, बीड़ी होती हैं और तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, इन सब चीज़ों का अगर कोई यूज़ करता है, ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। और अगर कोई इसका डेली यूज़ करता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम्स अक्षमता की देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, कि अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसके यहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो दवा देता हो या बीमारी का इलाज करता हो, तो उस कमी की वजह से भी उसके अंदर धीरे धीरे वो डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी में बन जाएगा और वो विकार अक्षमता का रूप ले लेगा। तो इसकी वजह से भी अक्षमता आ सकती है। शिक्षा की कमी, अगर किसी में शिक्षा नहीं है, इट मीन्स इस पॉइंट को समझिए, इसका मतलब ये है अगर किसी के अंदर शिक्षा नहीं है और अगर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और वो उसको सीरियस नहीं ले रहा, उसको या फिर पता नहीं है उस प्रॉब्लम के बारे में, उसके अंदर शिक्षा नहीं है कि ये क्या होता है, उसको पता ही नहीं है कि विकार हो गया है मुझे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका विकार बढ़ जाएगा और अक्षमता का रूप ले लेगा, उसके अंदर डिसेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि शिक्षा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है मुझे, तो इस वजह से भी आ सकता है। या बहुत से लोगों को हो जाती है तो वो टाल देते हैं, वो इतना सीरियस नहीं लेते, इसलिए भी ये अक्षमता का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता का क्या डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो इसको पढ़ते हैं, बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता, इनमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले बौद्धिक वाली, बुद्धि से रिलेटेड, जो माइंड से रिलेटेड, इसको समझते हैं। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति किसी क्षति के कारण न केवल दैनिक जीवन से जुड़ी मानसिक क्रियाएं कर पाता है, अपितु अनुकूली व्यवहार संबंधी क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े। एक तो उस व्यक्ति को जिसको बौद्धिक अक्षमता है, वो कोई भी दैनिक काम जो हमारे डेली लाइफ के वर्क है वो नहीं कर पाएगा, दिमाग से जुड़ी मानसिक प्रॉब्लम है ये, और जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, जिसमें सोचने की ज़रूरत होती है। जैसे किसी का कोई टेस्ट है और अगर उसको बौद्धिक अक्षमता है तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा, अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। तो दैनिक जीवन से जुड़ी और अनुकूल व्यवहार, उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, गलत व्यवहार होगा, वो दूसरों के साथ गलत तरीके से भी पेश आ सकता है अगर बौद्धिक अक्षमता है। शारीरिक अक्षमता कहा जाता है इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति किसी शारीरिक क्षति के कारण अपनी दैनिक क्रियाएं, इसमें भी डेली लाइफ के काम करने में प्रॉब्लम्स आती है दोनों में ही। उदाहरण के लिए शारीरिक कौन सी होती हैं, बौद्धिक वाली तो हमने समझने के, बौद्धिक जो होती हैं वो दिमाग से रिलेटेड है। शारीरिक जो कैसे रिलेटेड है, अगर कोई अंधापन है किसी को, वो ब्लाइंड है, देख नहीं पाता, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। मैंने बताया था ना आपको कि 5 ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी तो वो शारीरिक में है। अब हमारी आइज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई देख नहीं पा रहा, ब्लाइंड अंधा है, तो फिर वो शारीरिक अक्षमता हो जाएगी। अंशिका की प्रॉब्लम है, अंधापन है, मस्तिष्क की प्लासी है, सुनने में परेशानी है, टेस्ट करने में परेशानी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शारीरिक अक्षमता के अंदर इंक्लूड होती हैं, ये सब फिज़िकली जो डिसेबल है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 4.3, जिसमें हमें पढ़ना है रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो इसके शारीरिक शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, उसको समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो अब हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसमें क्या लिखा है, इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट को हम अवधारणा कहते हैं। तो इसकी जो अवधारणा है शारीरिक शिक्षा की, इसमें समझिए क्या है, रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा जो है
उसमें हमें रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के बारे में समझना है। यानी कि जो अनुकूल हो, जो ठीक प्रकार से नहीं होती, या फिर डिसेबिलिटी कह सकते हैं। रूपांतरित जो रूप से रिलेटेड है, रूपांतरित समस्या है, उसमें शारीरिक शिक्षा का क्या है। ये एक ऐसा उपविषय है, एक ऐसा सब टॉपिक है जो उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो दिव्यांग होते हैं, या जो अपाहिज होते हैं, या जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, या जो बहरापन होता है, जिसमें जैसे कि वॉक में हो सकता है, दुर्बलता आ सकती है। दुर्बलता का मतलब होता है कि उसमें कोई ऐसी समस्या जो उसके फिजिकल शरीर से संबंधित है। अंधापन हो सकता है, अस्थियों की दुर्लभता आ सकती है, अस्थि यानी कि जो उसकी बोन्स है, उसकी मसल्स है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और भाषक अक्षमता आदि से प्रभावित है। भाषक अक्षमता कहते हैं जो भाषा से रिलेटेड है, वो भाषा सही से बोल नहीं पाता, या मुंह से उसके सही नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी तो वो भाषा ठीक से नहीं कह पाएगा, और भाषिक अक्षमता में वो इंक्लूड हो जाएगा। फिर रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में शारीरिक पुष्टि, गामक पुष्टि, मौलिक गामक कौशल, जलीय कौशल, नृत्य कौशल, ये सारे जो हैं, ये सारे बता रखे हैं। जो ये सारे कौशल हैं जो कि इसके अंदर रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में आते हैं। एक तो शारीरिक पुष्टि आती है, गामक पुष्टि आती है, मौलिक गामक कौशल, जलीय कौशल, नृत्य कौशल, ये सब इसमें आ जाते हैं। और अभी हमने कॉन्सेप्ट में जाना कि जो शारीरिक शिक्षा है, अनुकूल शारीरिक शिक्षा, या फिर जिसको या तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा कह लो, या फिर अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहते हैं, तो दोनों ही सेम है, एक ही चीज़ है। शारीरिक शिक्षा का ये एक ऐसा टॉपिक है जो उन बच्चों के लिए तैयार किया जाता है जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, अच्छी केयर की, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं अपनी बॉडी में या फिर अपने माइंड से रिलेटेड। और वो प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं, इस लाइन में हमने समझ लिया है, आप इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, आगे लिखा है, और सामूहिक खेल शामिल होते हैं इसमें। सामूहिक खेल, समूह में खेल जो दिव्यांग की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो भी स्पेशल केयर वाला चाइल्ड है, चिल्ड्रंस हैं, उनकी समूह में खेल कराए जाते हैं जो उनकी डिसेबिलिटी को उसकी थोड़ा सा ठीक करते हैं, उसके डिसेबिलिटी को। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा उन बच्चों के लिए एक बहुपक्षीय सेवा है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा में हेल्प करी जाती है उन बच्चों के जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो बहुत सारे कौशल दिए जाते हैं उनको। गामक कौशल, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा एक ऐसा बहुपक्षीय सेवा है, बहुत सारे पक्ष हैं इसके, जो सामान्य बच्चों की तरह गतिविधियाँ नहीं कर सकते, जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकते, नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह वो काम अपने नहीं कर सकते, उन बच्चों को ये सेवाएं दी जाती हैं, हेल्प करी जाती है उनकी। ऐसे बच्चों को रूपांतरित खेल कूद कराया जा सकता है जो उनके जीवन में मनोरंजन लाए, उनको सुयोग्यता दे, उनका विकास करे, उनकी नैतिक मूल्यों को या फिर उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन बच्चों की थकावट को दूर करने के लिए, उन बच्चों को ऐसा फील ना हो कि वो बिल्कुल सबसे अलग है, दुनिया से अलग है, उनको सिंपैथी ना देने के बजाय उनकी केयर करें। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उनके मनोरंजन के लिए कोई ऐसी चीज़ें करें, उनके गतिविधि और सेवाएं प्रदान करें जो उनको सबसे अलग ना करे, समाज से जोड़ के रखें। इसका मतलब क्या होता है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से प्रभावित छात्रों की रुचियों, उनकी किस चीज़ में रुचि है, वो बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके इंटरेस्ट को जानें, उनकी क्षमताओं को समझें और उनकी सीमाओं के अनुरूप विकासात्मक गतिविधियों और खेलों का एक विविधीकृत कार्यक्रम रूपांतरित अथवा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहलाती है। तो इसमें उनको गतिविधियाँ कराई जाती हैं, खेल कराए जाते हैं उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, जो बच्चे प्रॉब्लम्स में उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखे और उनकी सीमाओं को देखकर उनका विकास करने के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए, उनको टेंशन से दूर रखने के लिए ये सारी क्रियाएं करवाई जाती हैं। इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको भी समझना ही ज़रूरी है। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है, सभी विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना सुरक्षित और सफलतापूर्वक कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। यानी वही बात, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल केयर वाले बच्चे हैं, उनकी
उनमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी परवाह किए बिना उनको सुरक्षित कोई ऐसे गेम करवाएं जो उनके लिए सुरक्षित हों, ऐसे गेम्स नहीं करवाने जो उनके लिए असुरक्षित हैं। तो कोई भी ऐसे गेम करवाएं या फिर कोई भी ऐसे कार्य करवाएं जो सुरक्षित हो, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उनको सफलतापूर्वक वो कर सकें, उनके डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में ये सब गतिविधियाँ और ये सब अवसर उन बच्चों को दिए जाते हैं। इसका यही लक्ष्य है। जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या मिलते हैं, उनको शारीरिक पुष्टि मिलती है। मतलब हेल्प क्या मिलती है, इसका एम्स में हेल्प भी आ जाएगी। उनको क्या हेल्प मिलेगी, शारीरिक पुष्टि, गामक पुष्टि और मूलभूत गामक कौशल मिलेगा और तैराकी के विभिन्न कौशल, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उनको हेल्प करती हैं। नृत्य कौशल, व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलकूद कर सकते हैं वो अपने उनकी पर्सनालिटी के लिए भी, और सामूहिक ग्रुप में गेम्स कराए जाते हैं आदि को शामिल किया जाता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर इनके एम्स में इंक्लूड हो जाएंगी। अब इसके उद्देश्य भी समझ लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसके उद्देश्य में कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको जब रूपांतरित शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसके क्या एम्स हैं। एम्स जाना, अब हमें उद्देश्य जानना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देना है। तो शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करना, यानी कि एक तो उनको फिजिकल एजुकेशन में गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, उनको वो प्रोवाइड करना। उनके गामक कौशल में विकास करना, गामक कौशल उनके बोलचाल में, उनके मोरल वैल्यूज़ में डेवलपमेंट करना, इन्हांसमेंट करना। आत्मसम्मान को विकसित करना, उनमें आत्मसम्मान आए, वो अपने आप को समाज से अलग ना सोचें, वो समाज से जुड़ा हुआ सोचें अपने आप को। वो ये ना सोचें कि वो बिल्कुल समाज से अलग है या उनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएं सोसाइटी में, एक अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा समझें। तो उनमें आत्मसम्मान की वैल्यू आए। शरीर यांत्रिकी के ज्ञान को विकसित करना, शरीर के मतलब फिजिकल एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, शरीर के बारे में समझना। और खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, यानी कि एक पॉजिटिव तरीके से वो गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें, उनकी डेवलपमेंट हो सके स्पोर्ट्स में। समाजीकरण का विकास करना, समाजीकरण वही है कि सोसाइटी में उनके जो रिलेशन है वो अच्छे हो पाएँ, लोग उनको सिंपैथी देने की बजाय उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनको समाज की तरह ही समझें, लोग नॉर्मल एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनको समझा जाए। खेल भावनाओं को बढ़ावा देना, उनकी खेल की भावनाओं को विकसित करना कि वो भी खेल सकते हैं, उनमें भी जो इंटरेस्ट है उनके इंटरेस्ट को फॉलो करना, उनके इंटरेस्ट पर ध्यान देना। तो ये सारे 7 पॉइंट्स हैं जो कि इसके उद्देश्य हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा जो 4.4 टॉपिक है जिसमें हमें समझना है विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, जैसे कि परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सा, उनके लिए क्या क्या हेल्पफुल है, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो लोग उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, वॉक चिकित्सक, विशेष शिक्षा का शिक्षक जो होता है, स्पेशल एक ऐसे शिक्षक होते हैं, एक ऐसे टीचर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए होते हैं, जो स्पेशल केयर वाले बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए वो सारी अपनी पढ़ाई करके उन्हीं का काम करते हैं। शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं, यानी कि जो स्पोर्ट्स के शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और आगे समझते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स हैं तो इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमें जानना है परामर्शदाता। अब यहाँ पर ये इसको ध्यान नहीं देना, यहाँ पर लिखना है परामर्शदाता। परामर्शदाता के बारे में समझना है। परामर्शदाता, तो परामर्शदाता के बारे में समझते हैं। विद्यालय परामर्शदाता ऐसे विशेषज्ञ होते हैं, इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। विद्यालय के जो परामर्शदाता होते हैं वो एक ऐसे विशेषज्ञ होते हैं, एक ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में हो सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं, जो बच्चों का स्कूल होता है, 5th क्लास तक का स्कूल होता है, या हम 2nd क्लास तक का कह सकते हैं, जो नर्सरी वाला स्कूल होता है, या माध्यमिक विद्यालय जो 5th to 8th क्लास तक का होता है, उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि 12th क्लास तक का स्कूल होता है। तो इन सब में वो काम करते हैं परामर्शदाता, और विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के साथ वो काम करते हैं ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि उनके पास शिक्षा के व्यक्तिगत व सामाजिक विकास और करियर विकास के क्षेत्रों में अपनी उच्चतम
क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं हो। इसे विशेष शिक्षा कक्षाओं में व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, साथ ही नियमित शिक्षक कक्षाओं में सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक क्षमताओं वाले छात्रों के साथ काम करके पूरा किया जा सकता है। तो इसमें हमने ये समझा कि जो परामर्शदाता होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, स्पेशल केयर वाले बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, और वो उनमें अपनी सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक के बाद शारीरिक, इन सब क्षमताओं वाले बच्चों के साथ वो काम करते हैं। और वो बच्चे ये ना समझें कि उनके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो उनको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो उनको ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी एक ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनको। तो उनमें करियर के विकास की, जो करियर की डेवलपमेंट है, उसकी स्किल्स को बढ़ाना, तो ये आ जाता है परामर्शदाता में। सेकंड है व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक कौन होता है, इसको समझते हैं। सेकंड, जिसमें हमें एक व्यावसायिक चिकित्सक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूक्ष्म गामक कौशल जो है, सूक्ष्म गामक कौशल जो होता है उससे संबंधित क्रिया। सूक्ष्म का मतलब होता है जैसे कि जो खाना खाने से संबंधित किसी को प्रॉब्लम्स हैं, कपड़े पहनने से, नहाने से, खुद को संवारने आदि में सहायता करता है। तो व्यावसायिक चिकित्सक क्या करता है, ऐसे बच्चों के खाना खाने में मदद करता है, उनको कपड़े पहनाने में मदद करता है, उनको तैयार करने में, संवारने में और उनको नहाने में उनकी हेल्प करता है। वो खेल में भाग लेने व दूसरों से विचार विमर्श करने में बच्चों की सहायता करता है और उनको उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। एक ऐसा व्यावसायिक चिकित्सक जो वो उनकी हेल्प करता है कि वो लोगों के साथ गेम्स खेल सकें, वो नॉर्मल बच्चों के साथ भी गेम खेल सकें और वो दूसरों से अपने विचार को आदान प्रदान कर सके, बातें कर सकें। वो बच्चों के नियमित रूप से स्कूल में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। सामंजस्य स्थापित करना मतलब बच्चों से इंटरेक्शन करना, बच्चों से आपस में बातें करना। तो वो बच्चे भी आपस में बातें कर सके, चुपचाप बिल्कुल ना रहें, अपनी अक्षमता की वजह से या विकार की वजह से वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। तो व्यावसायिक चिकित्सक ये कार्य करता है। भौतिक चिकित्सक होता है। भौतिक चिकित्सक क्या करता है, इसको समझिए। भौतिक जो चिकित्सक है वो एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, उनका आकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि संतुलित, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक संतुलन बैठाने और चलने में समन्वय करना, यानी कि बैठने में और चलने में उसकी हेल्प करना, उसकी एक बैलेंस बनाना कि चलते कैसे हैं बैलेंस के तौर पे, उठते बैठते कैसे हैं। वो बच्चों की स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के तरीक़ों को खोजता है कि बच्चे कैसे अपने आप को फ्री मान सकते हैं, अपने आप को फ्रीडम में रख सकते हैं। और गतिशील मतलब अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। एक भौतिक चिकित्सक जो होता है वो विशेष उपकरणों की सिफारिशें करने में भी मदद करता है। यानी उनको उपकरण जैसे कोई बच्चा चल नहीं पाता, उसके पैर में प्रॉब्लम है, तो उसको वो जो चेयर होती है बैठने वाली, ऐसे चेयर्स प्रोवाइड करता है। और भी कई तरह के उपकरण होते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए होते हैं, वो उन सबको हेल्प करता है वो सारी चीज़ें देने में, प्रोवाइड करने में। वो क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, क्रिया करने में, कोई भी काम करने में, और उनकी ज़रूरत के अनुसार, उन बच्चों की जो ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे के लिए विशेष व्यायाम खोज के तैयार करता है। विशेष व्यायाम का मतलब है कि उनके लिए कोई एक ऐसी एक्सरसाइज जो वो कर सके और उनके लिए जो उनकी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिले उनको, या उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम करने में भी मदद करता है। एक ऐसी एक्सरसाइज खोजता है, एक ऐसी एक्सरसाइज बनाता है। हर बच्चे की अलग हो सकती है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है तो उसकी एक्सरसाइज अलग होगी, किसी के देखने में प्रॉब्लम है तो उसकी एक्सरसाइज अलग होगी, और अगर किसी को बोलने में प्रॉब्लम है तो उसकी एक्सरसाइज अलग होगी। तो हर किसी के लिए अपनी एक व्यायाम वो खोजता है। कौन? भौतिक चिकित्सक। नेक्स्ट है वॉक चिकित्सक। वॉक चिकित्सक का मतलब होता है, वॉक चिकित्सक, भाषक चिकित्सक जो हम कह सकते हैं उसको भाषक चिकित्सक भी, एक प्रशिक्षित मेडिकल
प्रोफेशनल होता है, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है और मेडिकल प्रोफेशनल होता है। कोई ऐसा ही नहीं होता वह चिकित्सक जो बच्चे के कई तरह के मौखिक विकारों को, मौखिक यानी बोलने से संबंधित जो विकार हैं, मुँह से जो रिलेटेड विकार हैं, जैसे कि निगलने में परेशानी, खाना खाने में जो फूड पाइप है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो खाने को नहीं निगल पा सकता, या गामक कौशल, उसके गामक कौशल को बढ़ाना। गामक कौशल का मतलब है कि कोई छोटे छोटे काम में मदद करना, पेंटिंग, जैसे बच्चा ब्रश पकड़ता है उसकी पेंट करवाना, या बच्चा पेंसिल पकड़ता है, बॉल आगे करता है, बॉल फेंकता है, इन सब में मदद करना। भाषा से जो भी संबंधित समस्याएं हैं, संज्ञानात्मक भाषाई स्थितियों और भाषा में मदद करता है, यानी कि लैंग्वेज में मदद करता है। अगर बच्चा कोई ऐसा है जो अपनी सही तरीके से नहीं बोल पाता, वो गलत लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो वो उसमें भी उसको हेल्प करता है वाक चिकित्सक और भाषक चिकित्सक भी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5th, जिसमें है विशेष शिक्षक। तो विशेष जो शिक्षक होता है, स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए होता है, वो एक विशेष शिक्षा का जो शिक्षक होता है वो कौन होता है? विशेष शिक्षा का, यानी कि एक ऐसा ट्रेनर, एक ऐसा टीचर जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाता है, स्पेशल केयर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बना है, जो उन बच्चों को और युवाओं के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि विशेष आवश्यकता वाले सिर्फ बच्चे होते हैं, वो बच्चे बड़े होंगे तो वो युवा बनेंगे, जवान होंगे तो बड़े लोग भी हो सकते हैं जिनमें गंभीर संज्ञानात्मक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। संज्ञानात्मक यानी ऐसी समस्या जो सुनने से रिलेटेड है या उसके माइंड से रिलेटेड है, दिमाग की प्रॉब्लम है। भावनात्मक, उसके भाव ख़राब हो जाते हैं, भाव मतलब उसके इमोशंस ठीक नहीं है, उसको गुस्सा बहुत आता है, ऐसा हो सकता है, या उसको रोना बहुत आता है। शारीरिक क्षमता यानी फिजिकल, जो भी फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उनको पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं की सृजन भी करता है। वो अच्छे से टीचर होता है, पढ़ के आता है इन सब बच्चों के बारे में तथा उन्हें लागू भी करता है, और जो वो पढ़ता है उनके लिए वो उनको उन बच्चों पर लागू करता है। नेक्स्ट है हमारा 6th, और जो कि हमारा लास्ट है, शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक होता है। इसमें भी हमें शिक्षक के बारे में समझना है। ट्रेनर शारीरिक शिक्षक है, स्पोर्ट्स का भी कह सकते हैं। इसमें जो होता है शिक्षक, वो क्या करता है? वो शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक ऐसी शारीरिक क्रियाएं उपलब्ध कराते हैं, उनको ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि जो उनको दबाव को, उनके तनाव को, उनकी चिंता को, बच्चों की जो टेंशन है, उन बच्चों के पास उनकी, वो अपने बारे में यही सोचते रहते होंगे कि हमारा क्या होगा या हम कैसे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। उनके पास भी अपनी तकलीफ़ें होती होंगी, तनाव, चिंता होती होगी, टेंशन होती होगी, दबाव होता होगा, और कार्यक्रम संज्ञानात्मक कार्य यानी कि जिनको हम कॉग्निटिव फंक्शंस कहते हैं, और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक क्या करते हैं? उन बच्चों में जो भी तनाव है, दबाव है, चिंता है, उन सबको दूर करते हैं और उनको एक ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ऐसी शारीरिक क्रिया करवाते हैं जिनकी मदद से वो बच्चे अपनी टेंशन से दूर आ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कलर्स नहीं दिखते, कलर में प्रॉब्लम है, तो वो उसको कोई ऐसी एक्टिविटी करवाएगा, गेम्स, उसको अलग अलग तरह की बॉल्स होती हैं, उनके लिए स्पेशल मशीनरी होती हैं, उनको ऐसी चीज़ों से, ऐसी बॉल से करवाएगा कि जो भारी भी ना हो, जो कलरफुल हो, थोड़ा उसको अच्छा लगे। और स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल सामान आता है, तो उनका यूज़ करके वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको तनाव से दूर कर सकता है एक शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है। उनके सामाजिक कौशल में और सहयोगी समूह में बच्चों का जो सामाजिक कौशल है, उनके जो दोस्त हैं या जो भी रिलेटिव्स हैं, सहयोगी समूह हैं, उनको सहयोग करने वाले कार्य यानी कोलैबोरेटिव टीम वर्क को शारीरिक शिक्षा की अलग अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई मतलब कोई अगर समूह बना के, कोलैबोरेशन करके अगर कोई काम करता है और उन बच्चों की हेल्प करता है, तो उसको और ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा और उसको इन्हेंसमेंट होगा, उसको और बढ़ाया जा सकता है इस काम को। तो ये वाला हमारा चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आप 1-2 बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके MCQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे रहेगी। एंड इससे बाकी की वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।